बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर इंडिया को बढ़ना है ना तो हर इंडियन को पढ़ना पड़ेगा। और आज के इस एपिसोड में हमने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की है। बेसिकली ही इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बनाया, और आप इस माध्यम से इंडिया के स्टूडेंट्स को जो मैसेज देना चाहते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास आपका है। और जो शुरुआत में आपने कहा कि इंडिया को अगर बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तो वास्तविकता तो यही है कि बिना पढ़े कोई बढ़ नहीं सकता है। किसी भी देश का विकास, समाज का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता है। Okay, sir, तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क दैट व्हाट्स योर थॉट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दैट जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेसिकली कह सकते हैं लो पे है, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? हाँ, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वास्तव में आउटडेटेड टाइप का है। आज के समय में जो उपयोगी चीजें हैं, जो चीजें बूम पे हैं, जिसका मतलब क्रेज चल रहा है, जैसे 21st सेंचुरी में हम लोग जी रहे हैं, तो 21st सेंचुरी बहुत फास्ट एज है इसमें। हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आती है, हर रोज नया नया खोज हो रहा है, हर रोज नया नया कुछ सीखने को आ रहा है। लेकिन हमारा पैटर्न सीखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का वही जो तभी पुराना चल रहा है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बहुत नहीं होता, न के बराबर कह सकते हैं। तो अब ऐसे एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चा अपना नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करता है, तो लगभग उसका जो 15-20 साल का समय जाता है वो रियल एजुकेशन नहीं हो पाती है। जब वो कभी किसी सेक्टर में काम करने जाता है, किसी फील्ड में काम करने जाता है, तो उसको फिर से ट्रेन करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी डालनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मनी खर्च करना पड़ता है। अगर वो एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से कर दे तो शायद वो बेहतर होगा। और बच्चे कभी किसी सेक्टर में जाते हैं, सपोज करिए किसी डॉक्टर बनना है, अब उसको आप पूरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, वो बेसिक लेवल की जानकारी के लिए दैट्स गुड। बट अगर उसको मेडिकल लाइन का इंटरेस्ट है तो उसको मेडिकल लाइन पढ़ाई कब शुरू होती है? इंटरमीडिएट पास करने के बाद। उसके पहले का जो 14 साल 15 साल का समय गया, उसने कुछ विशेष नहीं सीखा उसके बारे में, उस पर हम लोग काम नहीं करते हैं। उनकी जो मोस्ट ऑफ एनर्जी होती है मेमोरी की, वो वेस्ट करने के बाद हम उनको अच्छी चीज सीखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी आपको इसे पता है कि वर्ल्ड लेवल की जो रैंकिंग है एजुकेशन को लेकर के, हमारे IITs जो है, जो टॉप रैंक IITs IIMs हैं, उनकी रैंकिंग भी 200 के लगभग आती है। तो अभी इसमें हम सपना देखते हैं कि हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। कुछ परसेंट मान लिया कि जिसके पास पैसा है, संपन्न है, वो विदेश में बच्चों पढ़ा दिए, उनके बच्चे वो संपन्न हो गए। हम बड़े गर्व से करते हैं कि सत्या नडेला या तो फिर सुंदर पिचाई का नाम लेते हैं कि वो जाकर के वर्ल्ड इंडियन मूल के हैं, वर्ल्ड संभाले। लेकिन आप उससे जाके बात करिए, कभी उनका बैकग्राउंड चेक करिए, किस एजुकेशन के दम पे, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के दम पे किया कर रहे हैं कि जो जाकर उन्होंने वर्ल्ड में सीखा पड़ा। तो आपको मिलेगा कि वो यहाँ की पढ़ाई के दम पे नहीं वो संभाले दुनिया, वो वहां पे जाकर के अमेरिका में जाकर के या ब्रिटेन में कंट्रीज में जाकर के पढ़ करके उन यूनिवर्सिटी में पढ़ करके वहां उन्होंने सीखा कि कैसे वर्ल्ड को होल्ड करना है, कैसे वर्ल्ड को चलाना है। तो आप ये कहकर संतुष्ट हो जाते हैं कि इंडियंस जाकर कौन संभाल रहा है। और ये मोस्ट ऑफ ये 144 लाख की जो पॉपुलेशन है, उसका लेवल कहाँ जा रहा है? गिनने को तो 10-20 लाख बच्चे सारे इंटर BA बेसिक पास करवा दे रहे हैं, लेकिन उनका लेवल क्या है कभी नोटिस करते हैं? अगर 2-4% निकल भी गया तो उसे कहाँ डेवलप कर पाएंगे आप? पहले था कि अच्छा 1, 2, 4, 5 का बड़ा, हमारे दादा के जमाने की बात करें, आपके भी दादा परदादा होंगे, जो 2, 4, 5 तक बड़ा होता था, उससे भी आज के जो एजुकेशन BA और MA किए लड़के हैं, उनसे भी लेवल में पीछे होंगे सोचने की। और सबसे खतरनाक चीज आज के समझ आ रही है सोशल मीडिया। अभी उसके बारे में कुछ अच्छा होगी तो आपको मैं और बारे में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत नुकसान भी इससे मिल रहा है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। आज के समय के अनुकूल जो मांग है, उसके अनुकूल एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा देश डेवलप हो, तो बिना एजुकेशन सिस्टम के बदले कभी संभव नहीं हो सकता। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि IAS का बेटा IAS बन रहा है, PCS का बेटा PCS बन रहा है, एंड जो एक्सेप्शन होते हैं कि समोसे वाले का बेटा IAS बन गया। तो सर इस पे आपका क्या? देखिए, बात आपकी बहुत सही है कि IAS का बेटा IAS बनता है, मोस्टली केसेस में होता है। कोई जज है तो उसका बेटा जज बन जाता है, कोई अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है। तो उसके पीछे एक लॉजिक क्या होता है सिंपल सा, कि जैसे कोई डॉक्टर है, तो अब वो डॉक्टर का जो लड़का है वो शुरू से डॉक्टर का एटमॉस्फेयर में है, वो जो फादर डॉक्टरी कर रहे हैं तो पेशेंट देख रहा है, एक शुरू से मतलब चाइल्डहुड से उसके मेंटल सेटअप बन जाता है, उस जिसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, धीरे धीरे उसके एक तरह समझने एम बन जाता है, टारगेट बन जाता है। तो थोड़ा इसलिए उसको आसान हो जाता है। दूसरी चीज क्या है कि डॉक्टर का जो बेटा है, तो उसके फादर की गाइडेंस में चल रहा है ना, वो चूंकि उसके फादर ने जो डिफिकल्टीज होती है फेस कर लिया, कैसे डॉक्टर बनना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, उसको पता है। और साथ में उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है। जैसे अब मेडिकल कराने के लिए आज की डेट में 25-50 लाख रुपए चाहिए, 2-4-5 लाख की चीज नहीं लगी, वो 25-50 लाख की चीज है। तो अब सामान्य मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, ठेलिया का बेटा है, वो 25 लाख, मान लो बच्चे को तैयारी करवा दिया किसी तरीके से नहीं हाउ, तो उसके लिए पढ़ाई पर फीस नहीं होगी, तो कहाँ पढ़ा पाएगा? और उसके लिए जो कोचिंग कराना, कोचिंग की फीस भी लाखों में है, और उसकी कमाई रोज की 400-500 रुपए की है, तो कैसे पढ़ा पाए कोचिंग? बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसीलिए वजह यही है कि ये
बच्चा जो आईएएस का आईएएस बनता है, पीसीएस का पीसीएस बनता है, डॉक्टर का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर बनता है, उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है, दो चीजें हैं। एक तो शुरू से उसको एटमॉस्फेयर मिलता है जिसकी वजह से उसका माइंड मेकअप बन जाता है, गाइडेंस उसको शुरू से उसके हिसाब से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जो उसके लिए इनपुट चाहिए, जो खर्च चाहिए, उसको खर्चा करना पड़ता है पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए और एटमॉस्फेयर के लिए, वो बियर कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी का बेटा बियर नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा भी देखिए, अभी आपने बात करी, अब फिर यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया। अब अगर यही चीज वास्तविकता क्या है, किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, अधिकारी का बच्चा हो, चपरासी का बच्चा हो, उसको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, किसी भी कंट्री फ्री मिलनी चाहिए। शायद आपको पता होगा कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वो 10% हार्डली स्कूल जो प्राइवेट में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटी रखी है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट मेरी मतलब चार्जेस। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि ये बात कितनी अच्छा हद तक सच है कि अगर आपके जेब में पैसा है तो दुनिया की आप गलत होने के बावजूद भी दुनिया की कोई भी पावर आपको छू नहीं सकती है? देखिए, बात तो अगर रियलिटी में पूछा जाए तो हद तक सच्चाई है, लेकिन 100% सच्चाई नहीं है। ऐसा बहुत से केस आप देखेंगे कि बहुत पैसा होने के बावजूद, बहुत संपन्न होने के बावजूद उनके खिलाफ केस चले हैं। आसाराम बाबू का नाम ले लीजिए। आसाराम बाबू एक ऐसी हस्ती रहे उनके सीएम पीएम जाकर उनके पैर छूटे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ही है उनको जो सजा करी, जेल करी। तो ये नहीं कह सकते कि जेब में पैसा पावर हो तो हमेशा काम आता है, लेकिन हाँ बहुत बार काम आता है। मोस्टली केसेस में कह सकते हैं हम कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके, पैसे का इस्तेमाल करके बच जाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अभी भी अगर बचा हुआ है, लोगों का विश्वास बचा है, तो कहीं ऐसा होता है, बहुत से केसेस में होता है कि वो सही चीज का सही और गलत का गलत भी हो जाता है। इसलिए पूरी तरह से कह सकते हैं कि गलत नहीं है कि पैसा है तो मतलब कि कुछ भी कर सकता है आदमी। नहीं, ऐसा अगर हो जाएगा, ऐसा सबको विश्वास हो जाए तो सामान्य आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, तो सामान्य आदमी को छोड़ेंगे नहीं, वो जीते नहीं देंगे। उनकी जमीन कब्जा कर लेंगे, उनके घर पे कब्जा कर लेंगे, उनकी बहु बेटियों को कब्जा कर लेंगे। कहीं ना कहीं कानून का डर अभी भी सबके निगाह में है। ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से है। हाँ, ये है कि शासन किसी के फेवर में है, गवर्नमेंट किसी के फेवर में है। अभी जैसे आप देख लीजिए, बहुत से जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज के जो सदस्य हैं, चाहे एमपी एमएलए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के मतलब कि केसेस चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी बदल लिया, रूलिंग पार्टी में आ गए तो बच गए। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन अभी भी कानून का डर आम समाज में, आम सोसाइटी में है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं पूरी तरह से नहीं मानता हूँ कि हाँ, लेकिन ये भी सच है, वास्तविकता है कि जो पावरफुल है, संपन्न है, पैसे से है, पॉलिटिकली इसके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, तो बच जाता है बहुत केसेस में। थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न्याय मिलना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कहते बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल न्याय नहीं मिलता है। तो अगर आप इंटरनेट पे कोई भी फोटोज या फिर वीडियोस पोस्ट करते हैं तो जो कमेंट्स आते हैं कई बार वो भद्दे होते हैं, मतलब कि वो मोस्टली ये लड़कियों के केसेस में होता है। तो बेसिकली आई वांट टू आस्क कि सर ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है इन सब से आप कैसे बच सकते हैं? तो बचने की बात तो पहले मतलब कि जरूरी है। थोड़ा सा आज का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें थोड़ा सा ये बात डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब वजह क्या है, जो कोई पेरेंट्स है वो दोष देता है कि सोशल मीडिया, मोबाइल बहुत गंदा है, बुरा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो उसकी आदत लगाता कौन है? बच्चा छोटा है, रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है, उसको मोबाइल दे दिया, कार्टून देख दिया, तो अब उसकी आदत पड़ गई, उसको अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ रही है। और ये साइकोलॉजिकली सिद्धांत है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे को कैचिंग पावर, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो हर चीज को विजुलाइज करना चाहते हैं, और उसमें ऑडियो विजुअल आपने बना के दे दिया तो उनको बहुत रोचक लग जाता है, अच्छा लगता है। तो अपनी भूख भी भूल जाते हैं बहुत बच्चे, खाना भी नहीं खाते हैं, मोबाइल चेक करने फोन में लगे जाते हैं, तो उसकी आदत आप खुद पकड़ाते हैं और बाद में दोष देते हैं कि मोबाइल गड़बड़ है। ठीक है, ये तो बात अपनी एक जगह एक हो गई, ये आदत कहीं ना कहीं पेरेंट्स से या घर से ही उनको लगती है। दूसरी चीज क्या है कि सोशल मीडिया के नाम पे जैसे आपने भी कहा कि कमेंट्स कुछ अच्छे बुरे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो उसमें देखिए बहुत सी चीजें हैं, एक चीज नहीं है। तो आजकल सर ऑनलाइन जो कोचिंग्स होती हैं उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपके हिसाब से क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हो सकते हैं कैंडिडेट? देखिए, बात तो सही है, ऑनलाइन जो क्लासेस शुरू हुई, कोचिंग शुरू हुआ, किस समय शुरू हुआ आपको पता है? वो पेंडेमिक के समय, जो कोरोना का टाइम है, उसमें ज्यादा ये मतलब जानकारी लिया ज्यादा, इसमें हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा इसके बारे में लोग जानना शुरू किए, समझना शुरू किए। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि अब कोई अगर सामान्य बच्चा है तो मतलब इकोनॉमिक लेवल उतना अच्छा नहीं है, वो जाकर के कहीं पे कोटा में या इलाहाबाद में या दिल्ली में कोचिंग नहीं कर सकता है, लाखों रुपए की दे सकता है। एक सस्ते में उसको एक अवेलेबल ऐसा माहौल है, एक ऐसा गाइडेंस अवेलेबल है, वो पढ़ के तैयारी करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है और कर भी रहे उससे बच्चे। ये तो बहुत सारा मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एक चीज और देखने को समझने की बात है, इसका रिजल्ट जो है वो अगर परसेंटेज से कि आप देखेंगे कि जो कोचिंग संस्थान चलते हैं उनके मिलियंस में 10 मिलियन, 15 मिलियन, 18 मिलियन, 20 मिलियन फॉलोअर आते हैं, उसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो कितना परसेंट उनका जो सिलेक्शन रेशियो है, क्वालिफिकेशन रेशियो है, तो बहुत कम परसेंटेज आता है। हाँ, कम आता है। क्यों? इस नजरिए से तो ठीक है कि मतलब चलो ठीक है, वो बच्चे को शहर में जाकर पढ़ाई करने का अपना खर्चा उठाने का क्षमता नहीं है उसके पेरेंट्स का, तो वो वहाँ पे रहकर तय कर सकता है। लेकिन उसके साथ में सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया से या तो ऑनलाइन जो क्लासेस होती है
उस पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, Yes. सेल्फ नियंत्रण बहुत जरूरी है, Yes. क्योंकि उसमें आप इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है ना मोबाइल पे कि वो बच्चा एक चीज काम की देखेगा तो 100 गलत चीज आती है उसमें। अगर वो उसमें कंट्रोल कर पाया तो ठीक है, तो उसका फायदा मिलेगा, अगर नहीं कर पाया तो ज्यादा तो बह जाते हैं। इसलिए अगर देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि 10-20 मिलियन फॉलोअर्स उसके हैं, 10-20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 12 मिलियन देखने वाले हैं, रिजल्ट उनका आप कुछ सैकड़ों में, कुछ हजार में आता है, तो परसेंटेज बहुत कम आता है। उसके पीछे रीजन से कितना है कि अच्छा तो है, ऑप्शन अच्छा है। और मजे की बात यह है कि अभी यहाँ पे ये ग्रो है, ग्रोइंग ग्रेट सेक्टर है, तो बहुत सारे लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल गई है। बहुत सारे जो गांव देहात के टीचर्स थे, पढ़ाने वाले स्टूडेंट, अध्यापक थे या कुछ स्टूडेंट थे, तो उनको भी एक मौका मिल रहा है, तो अपने टैलेंट को गांव में भी जाकर के ऑनलाइन के माध्यम से कुछ खासा बढ़ा सकते हैं, अपना एक क्या रीच बना सकते हैं। तो ये चीजें तो हो रही है, लेकिन साथ में तो नुकसान। फिजिकल क्लासेस का इंपॉर्टेंस अलग है। जैसे आप Yes. सपोज करिए कि बच्चा से आप छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है और वो बच्चा कोचिंग करता है, Yes. तो स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसको मालूम है कि वहाँ डांट पड़ेगी, चाहे मार पड़ेगी, हमको स्कूल जाना पड़ेगा, और टीचर वहाँ पे थोड़ा डांटता मारता है, डिसिप्लिन बनाने के लिए कोशिश करता है, कुछ करता है, वो डांटता मारता है। लेकिन वो कोचिंग में कोई अगर वहाँ का कोचिंग का टीचर उनको डांट दे, मार दे, तो भाई दूसरे दिन साना बंद कर देगा। पहले उसको 20 शिकायत में आएगा, टीचर सिखाते नहीं, ऐसा करते, वो टीचर करेगा और मोस्टली पेरेंट्स उसकी बात मान लेते हैं। और वही स्कूल में होता है, स्कूल में तो मजबूरी है, नाम लिखा गया तो डांट पड़े, मार पे जाना पड़ेगा। और सबसे मजे की बात जानते कि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स का, मतलब 99.9% पेरेंट्स का ये विश्वास है कि हमारे टीचर्स बच्चों को सुधार सकते हैं। आपको बोलते हैं कि हाँ बच्चा सुनता नहीं है, बात नहीं करता, गाली देता है, आप उसको डांटिए, मारिए, चाहे जो करिए, तो सुधार दीजिए थोड़ा सा। तो अब ये ऑनलाइन बात में समझ में पाएगा ना। Yes, sir. Ma'am. इसलिए कहता हूँ कि वो अच्छा तो है, काम का है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन मांगता है। ये जो आपने सेल्फ कंट्रोल वाली बात बोली, वो सबसे मेन। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके ऑनलाइन का फायदा नहीं मिल पाएगा। और वो कुछ परसेंट, मतलब रियल परसेंटेज जो होता है, एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं जो अपना कर पाते हैं, तो पेरेंट्स से गाइडेंस से प्रॉपरली चल रहे हैं तो कर सकते हैं। वही ना, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। हाँ, बैकग्राउंड, घर का एटमॉस्फेयर, गाइडेंस, आपके फ्रेंड सर्कल कैसे, बहुत सी चीजें उसमें जुड़ जाती है। इंडिया में रिजर्वेशन को बहुत लोग गलत मानते हैं, तो कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? अगर रियलिटी पूछा जाए, यस, अगर एक मतलब क्या है, जिम्मेदारी की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट के लेवल से जिम्मेदारी की बात की जाए, तो रिजर्वेशन मैं मानता हूँ गलत है। टोटल गलत है। रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट है। अब आधा सुनेगा तो हो जाएगा। रिजर्वेशन गलत है, लेकिन क्यों गलत है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है मेरा। अच्छा, गलत इसलिए है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके नागरिक हैं, जो उसके मतलब की सिटीजन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको एजुकेशन का बेस्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करके दे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इक्वल एटमॉस्फेयर बना के दे। चाहे गरीब का लड़का हो, अमीर का लड़का हो, डॉक्टर का लड़का हो, इंजीनियर का हो, आईएएस का हो, टीचर का हो, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराए, शिक्षा की जो भी उच्चतम व्यवस्था हो सकती है प्रोवाइड कराए। और उसके बाद रिजर्वेशन मत दे, कोई जरूरत नहीं है। तो जो जितना टैलेंटेड है, जो जितना अपना कंपनी क्वालिफाई करेगा, वो सिलेक्ट वहां पे, ये होना चाहिए वास्तविकता में। लेकिन अब आप समझिए, थोड़ा ऐसा हमारे देश की बात करते हैं ना, तो अब एजुकेशन सिस्टम बनाना है पूरा, तब तक पीछे चलना पड़ेगा ना। आपको जो भाई बात कर रहे हैं तो बात जब से शुरू करें तो अच्छा समझ में आएगा। बनाने के बाद, क्योंकि भारत में बहुत समय तक ऐसी व्यवस्था रही है कि पढ़ने का अधिकार बहुत सारे, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल जो थे यहाँ, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, उनको राइट ही नहीं था। बैकवर्ड है। अब बैकवर्ड है, SC/ST है, उनको पढ़ने का कोई राइट ही नहीं था, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते थे। कभी कोई एडमिशन मिल भी गया किसी को, इवन आपके जो हमारे मतलब देश के कानून मंत्री या फिर जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कहे जाते हैं वर्ल्ड के पर्सन, और BR अम्बेडकर जी, उनको भी बहुत अपेक्षित होना पड़ा था। जबकि उनके, और मजे की बात आपको जानते हो, चर्चा कमी होती है, उनके पिताजी सूबेदार थे आर्मी में, और इसी वजह से उनका एडमिशन हो पाया था, एडमिशन नहीं होता उनका स्कूल में। सूबेदार नहीं तो ऑफिसर रैंक होती है आर्मी, इसकी वजह से उनका एडमिशन हो पाया था। लेकिन असली सूबेदार रैंक का ऑफिसर का लड़का पढ़ रहा है, उसके साथ भी इतनी उपेक्षा, क्लास के बाहर लास्ट में गेट के बाहर बैठना पड़ता था, वो भी अपनी बोरी लेके आगे बैठना पड़ता था, पीना तो पानी ऊपर से पीना पड़ता था, वो घर में जो रखा है पानी नहीं पी सकता था। और वो तो एक एग्जाम्पल, वो तो कहिए कि थोड़ा सा उनके पिताजी मिलिट्री में थे, खास इकोनॉमिकली कुछ सपोर्ट उनके पास था, उनको बाद में बड़ोदरा के राजा का सपोर्ट मिल गया, इसकी वजह से वो जाके के फॉरेन में पढ़ाई कर सके। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ की पब्लिक के साथ में। तो जब उनको कभी BR अम्बेडकर जी को ऐसा मौका मिला कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वास्तविकता तो यही है कि अगर राजा सही हो, शासन व्यवस्था सही हो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जाना कि पार्शियलिटी होगी, क्योंकि जो शासन सत्ता में वही काबिज हो रहे हैं, वही जा रहे हैं। आज के समय जो राजा है वो भी वही है, और जो आगे चुनकर के पब्लिक इलेक्शन से जाएंगे वो भी उन्हीं की संख्या करेंगे। तो ये बहुत हद तक संभव है कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया संविधान में कि उनको ऊपर उठाने के लिए, और उसमें मेंशन किया हुआ उन्होंने कि आरक्षण ये स्थायी नहीं है, आरक्षण तो स्थायी नहीं है। जब वो इस लेवल में आ जाए कि वो भी जो समानता का अधिकार है पढ़ाई लिखाई का, वो बराबर लेवल में, तो उसको खत्म किया सकता है। उन्होंने इसलिए किया था कि जैसे कोई संपन्न घर का लड़का है, उसके घर में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, उसके पढ़ने की व्यवस्था है, अच्छे सुविधा लिखाने की व्यवस्था है, ट्यूशन की व्यवस्था है, घर में पंखे कूलर ऐसे भी लगे उसके पढ़ने के लिए,
और एक गरीब का बच्चा, उसके घर में पंखे भी नहीं है, घर भी नहीं है, माँ बाप की कमाई भी नहीं है, ढंग से पढ़ा लिखा कर कपड़े बना सके, घर से अच्छे से खाना खिला सके, तो अब उसको थोड़ा सा छूट मिल जाएगी, थोड़ा सा वो भी उस लेवल में पहुंच जाएगा। वो पढ़ लिख कर किसी अच्छे मतलब जॉब में चला गया, वो कमाए, तो उसके बाद उसके बच्चे का सुधार कर पाएंगे। लेकिन अब देखिए मजे की बात है कि अभी हमको जो आजादी में जितना समय लंबा समय हो गया, इस समय तक स्थिति खत्म हो जानी चाहिए एक्चुअली। क्यों? लेकिन आज भी देखेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उसमें जो SC ST OBC का परसेंटेज है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम है। इतने साल से आरक्षण लागू होने के बावजूद भी उनका परसेंट कम। मतलब कहने का क्या है कि आरक्षण पेपर में भी लिखा गया है, लेकिन उसको रियल जमीन पर लागू नहीं किया गया है। आप समझिए कि जो प्रेस्क्राइब्ड कानूनी सिस्टम है, कानूनी मतलब अधिकार मिल गया है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है कि वो उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाया आज तक। अगर व्यवस्था लागू ना होती तब क्या होता? ऊपर भी नहीं पाते, आज वो स्थिति होती। इसीलिए वो मजबूरी में वो प्रोविजन डालना पड़ा कि आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर वास्तव में आज भी मैं कहता हूँ कि अगर सरकारों की जिम्मेदारी है, कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना चाहिए। अगर वो दे और उसके बाद कोई आरक्षण लागू मत करे, बस बशर्ते कि विद्यालय में पढ़ाई के लिए कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी की मान्यता का हो, उसको पढ़ने का बराबर का मौका मिलना चाहिए। अच्छे फैकल्टी, अच्छे टीचर्स को पढ़ाने चाहिए उसको। उसके बाद एग्जाम लीजिए, फेल एग्जाम लीजिए, फेल वहाँ भी ये पता है कि जॉब में किसी कास्ट को देखकर सिलेक्ट कर लिया गया, किसी बहुत योग है SC OBC का बच्चा, उसको आपने सिलेक्ट नहीं किया है, वहाँ से खत्म कर दीजिए। वहाँ फिर जो रिजल्ट जो लेके आया, जो मार्क्स ले लिया, उसके हिसाब से आरक्षण कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं। तो सर इंडिया में बच्चों के जो सुसाइड रेट्स हुए हैं बहुत ज्यादा ही वो बढ़ गए हैं। तो कभी उनके कोई भी एग्जाम हुआ नहीं निकला, कोई मेडिकल एंट्रेंस हुआ नहीं निकला, या फिर परसेंटेज कम आ जाता है तो नहीं निकला, तो फिर उनके पेरेंट्स भी खफा जाते हैं, इवन बच्चे भी। सर इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखो बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, और इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कोई बच्चा है, आप छोटा बच्चा है, उसे पेरेंट्स से कुछ मांगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पेरेंट्स ला के दे दिया। दूसरे दिन चॉकलेट मांगा, फिर जाके दे दिया। तीसरे दिन कुरकुरे मांगा, ला के दे दिया। अब चौथे दिन उसने कुछ मांगा, चॉकलेट या कुरकुरे कुछ मांगा, या तो बड़ा वाला चॉकलेट मांगा उसने, और पेरेंट्स से मना कर दिया देने से, तो क्या करेगा? वो ज्यादा नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड अभी तक पूरी होती रही पहले एक बार में कहने पर। अब जब पहली बार उसने ना सुना, तो ना सुनने की आदत उसकी नहीं बनी हुई है, तो अब ऐसे केस में क्या करेगा? वो रिवोक करेगा, मतलब उसके अंदर गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। अब ये कभी आप नोटिस करिए कि ये जो केसेज है ना सुसाइड करने वाले केसेज, ये शहर के बच्चों में ज्यादा है, गांव के बच्चों के बच्चे। वजह क्या है? गांव के बच्चे, शहर के बच्चों में क्या है, जो थोड़ा बच्चा है, पढ़ना शुरू करता है, और पेरेंट्स के बाद मतलब दिमाग में पता नहीं क्या भूत चल रहा है, तो समझ नहीं आता। वो बहुत हाई स्कूल में खाने के लिए नाम पठाने जाते हैं, उसके लिए लाखों रुपए पैसा खर्चा कर देंगे, और उसके बच्चे पे इतना बचपन से प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारा 90% से कम नहीं आना चाहिए, 95, 98% आना चाहिए। इवन कभी कोई बच्चा अगर मान लीजिए 1% से कम हो गया, उसका 94 आया, उसके पड़ोस वाले बच्चे का 95 आ गया, उसको जाके कितना प्रेशर देते हैं कि देखो तुम पढ़ते नहीं हो, सरकारी करते रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर वो मेंटली उसको बहुत प्रेशर आ जाता है ना। अब बच्चे का आप समझिए, ये देखा जाए आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बच्चों को जो का बचपना का फ्रीडम था ना, वो खत्म कर दिया है। उसको खेलना भी है तो डिसिप्लिन भी खेलना है, मनमानी खेल नहीं सकता, बुलेट में खेलने में खेल नहीं सकता, गाँव में भाग नहीं सकता है। तो गाँव में बच्चे कुछ कर लेते हैं, जैसे गाँव में ज्यादा बोर्ड है, और गाँव ऐसा बच्चे की बात अच्छी लगा मैंने, जैसे सिटी का बच्चा कुछ गलत कर गया ना, तो पेरेंट्स को पूछता है, बोलता है क्या हुआ, कैसे, वो समझाता है। और गाँव का बच्चा है तो कुछ किसी साथ गलत करके किसी ने नुकसान कर गया, तो पहले 2-4 थप्पड़ पड़ता है उसको, उसके बाद फिर समझाया जाता है, और कहीं मम्मी के बाद पापा से तो और पड़ गया, तो हाथ पड़ गया। तो उसको मतलब चीजों को बेयर करने की हैबिट पड़ी हुई है कि कुछ गलत भी हो गया तो उसको बर्दाश्त कर लेगा। बहुत होगा पापा बच्चा हाथ मारेंगे, डांटेंगे, गाली देंगे, इतना करेंगे। लेकिन सिटी के बच्चे ने कभी सुना नहीं है ऐसा, उसके साथ में एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है। बचपन से उसको सपना दिखाया मैं डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना। अब उसके डॉक्टर के बाद दुनिया ही निकलती है, सोचिए उसके बारे में जिंदगी में कि डॉक्टर नहीं बने तो कुछ और बन सकते हैं। तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा? बच्चे को इतना प्रेशर माँ बाप ने दे रखा है, सोसाइटी ने दे रखा है, कभी कभी स्कूल कॉलेज में नहीं देते हैं। छोटा बच्चा है, उसको जरूर ज्यादा काम नहीं देते हैं भाई, उसको फिलहाल थोड़ा सा गवर्नमेंट से प्रयास कर रही है कुछ लर्निंग के साथ में बच्चों को सिखाया जाए, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनको एक कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा सिखाया जाता है। अब इतना बड़ा बैग लाद दिया जाता है, छोटा बच्चा है 5-6 साल का, उसको 5-6 किलो का 7 किलो का बैग लाद देते हैं, उसको 15-15 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। उसको हर सेकंड का बच्चा है, उसको 10-12 किलो का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। पहले तकलीफ क्या था, बच्चे 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिंदी इंग्लिश में, और उनमें प्रेशर नहीं है। अब उनको हर सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट करना है, हर सब्जेक्ट का पीपीटी बनाना है, ये करना वो करना। अब दुनिया बच्चा उसी में एंगेज पड़ा हुआ है, वो खुल के हंस सकता है, बोल सकता है, खेल सकता है। तो अब ऐसा बच्चा जब कभी बड़ा हुआ, मेडिकल तैयारी किया, इंजीनियरिंग तैयारी किया, तो अब उसका इंटरेस्ट नहीं निकला अगर, तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करेगा, बहुत ज्यादा गिल्टी फील करेगा। और दूसरी चीज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है? उसको रीजन ये है कि वो अपनी समस्या वो भी दुखी है बहुत ज्यादा, लेकिन कहे किससे?
करेंगे उसके माँ बाप हैं, माँ बाप से कहने के माँ बाप उल्टा डालेंगे, हमने तुम्हारे पीछे ना खर्चा किया, ना पढ़ाई कराया, ना कोचिंग का, तुम्हारा रिजल्ट ही निकला, पढ़ाई मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम मोबाइल में फालतू काम कर रहे थे, आगे क्लास में क्या कर रहे थे। तो आप उसको जहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए, मेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए, वहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहाँ झिड़क मिलेगी। तो अब ऐसे में क्या करेगा, जो कहीं दिखता नहीं है, फ्रस्ट्रेट होगा, एंजाइटी होगा, और उस पावर को, उस जो दिमाग में हजारों क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बाद उसने कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसने कुछ सोचा ही नहीं उसने। तो अब लगता है दुनिया हमारे पास खत्म है, कुछ बची नहीं, तो इसलिए वो कर लेता है ऐसा। अगर उसके माँ बाप इतना भरोसा देते रहे, बचपन से देते रहे कि मैं कुछ भी तैयारी करो, कोई चीज तैयारी करो, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कोई टेंशन की बात नहीं, डरने की बात नहीं है, तो अपने से बेस्ट करो, तो वो कभी सुसाइड नहीं करे कम से कम। और जिंदगी वास्तविकता आप देख लो पहले कि जितने ड्रॉप आउट्स हैं, आप बिल गेट्स को देख लो, एलन मस्क को देख लो, जितने दुनिया के बड़े मतलब टाइकून्स हैं, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उन्होंने बीच में छोड़ दिया आपने। मुकेश अंबानी दे लो, इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनको बीच से बुला लिया उनके बाप ने, गए थे पढ़ाई करने अपना बिजनेस में, और उनके फादर को जरूरत पड़ी कि बिजनेस में कुछ जरूरत है, बुला लिया, बिजनेस में आ गए, आज किसी से कम है। तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकर बन सकता है, और कम पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे ब्लैंक सीट है ना, तो ब्लैंक सीट में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन पहले से पेज भर दिया गया उसमें, डॉक्टर 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 डॉक्टर, क्या करेगा, अब पेज में कुछ जगह नहीं बची लिखने के लिए उसके पास में, तो सुसाइड करेगा। और ब्लैंक पेज है तो कुछ भी लिख लेगा। अभी देखा आपने पॉलिटिक्स में कम पढ़े लिखे लोग, ज्यादातर मोटे साहब लोग हैं, क्यों? उसको पता है कि हम तो वोट पे ही है, चैलेंज लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, कर लेंगे, देख लेंगे, और जीत जाता चुनाव, 2-4 बार हारेगा, फिर जीत भी जाएगा, वो मंत्री बन जाएगा, विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा। और जो पढ़ लिख लिया, जेई की, मेडिकल की, आईसीएस तैयारी कर लिया, सिविल की, यूपीएससी तैयारी कर लिया, वो बेचारा नहीं कभी चुनाव जीत पाता है, और नहीं मंत्री बनता, नौकरी बनेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर सच में चाहते हैं कि हमारे दुनिया का मतलब कि ये जो डेथ रेशियो या सुसाइड रेशियो इसमें कम हो, उसके लिए पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा बच्चों को मोरल सपोर्ट देना पड़ेगा, और साथ में थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा, और टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक थोड़ा सा आपने पिक्चर शायद सुना होगा, OMG 2 आई थी, उसमें कुछ जो आजकल बच्चों में बहुत सारा ऐसा मतलब कि आजकल जो बहुत टैबू टाइप का बन गया है कि सेक्स से रिलेटेड कुछ जानकारी के बारे में, अब वो लड़के को कहीं से दिमाग में जिज्ञासा आई, उसमें आप देखिए उसमें अच्छा चीज दिखाया हुआ है, समझने वाली बात है कि मोस्टली लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। उसके अंदर जिज्ञासा आई, वो अपने पेरेंट्स से पूछना चाहा, नहीं पूछ पाया, अपने टीचर से पूछना चाहा, नहीं पूछ पाया, तो अब रोड साहब डॉक्टर के पास चला गया, और रोड साहब डॉक्टर उसको गलत सलाह दे दिया, वो जो रोड साहब दवा बेचने वाला वो भी गलत सलाह दे दिया, नहीं कुछ मिला तो मोबाइल सर्च किया, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, उस पर कुछ गलत डायरेक्शन मिल गया, इसकी वजह से थोड़ा सा वो डायरेक्शन गलत हो गया। अगर वही जानकारी उसके टीचर ने सही दे दी होती, टीचर ने बता दिया होगा कायदे से, तो शायद वो स्थिति नहीं बनती उसकी। ये समाज, ये उसने कोशिश किया पिक्चर बनाने की कि लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। आज दुनिया बदल रही है, आज बच्चा जो हम जानते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा जानता है। वो जो बच्चे आज के समय के बच्चे जो 5 साल में सीख लेते हैं, जान लेते हैं, वो पहले 20-25 साल में नहीं सीख पाते थे। उनका जो मेंटल लेवल है ना, थिंकिंग लेवल है, सोचने की नॉलेज का लेवल है ना, इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है। और सबसे खतरे की बात क्या है जानते हैं? उससे खतरे की बात यह है कि बच्चों को सही चीज की जानकारी का 2 है तो 200 चीज गलत जानकारी, और टीचर की ड्यूटी यही पे है कि वो 200 में से 2 अलग करना बता दे, दूध में से पानी अलग करना बता दे, वो सारा काम होता है। तो ये टीचर नहीं कर रहा आज के समय में, और इसी वजह से बच्चों के सुसाइड रेशियो बढ़ रहा है। ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों लोग मिलकर काम करें तो निश्चित ही सुधार हो सकता है। बच्चों से उनकी लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन न रहे, और एक्सपेक्टेशन करें भी तो उसको इतना भरोसा दिए, कुछ नहीं भी होता तो निराश मत होना बेटा, मेरे पास बेहिचक आना, तुमको जो आगे हो सकेगा करा देंगे हम, लेकिन सुसाइड करने को कोशिश करेंगे। पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी रह चुका है, एंड लॉयर भी थे आप, एंड अभी प्रबंधक हैं एक स्कूल के, तो सर आपके पास कोई एक स्टूडेंट का मतलब कोई किसी भी ऐसा कोई केस है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो? तो ऐसा कोई सबसे कई से छोटे छोटे केसेस हुए हैं मेरे साथ में। जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था तो उस समय मैं शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहा था। जब मैं जिस स्कूल में ज्वाइन किया, विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय था, तो वहाँ पे बच्चों का मतलब कि लेवल बहुत गड़बड़ था, मतलब पढ़ाई का लेवल, बैठने का लेवल, कपड़े का, इवन क्लासरूम में बैठे तो इसमें आती थी, उसमें स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को, स्कॉलरशिप मिलता था तो पेरेंट्स लेकर के उसमें अपने खर्चे कर लेते थे, जाके दारू पी लेते थे। तो ऐसी स्थितियां देखी मैंने। तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो देखा बच्चों को 5वीं कक्षा बच्चा पढ़ रहा है, उसको गिनती नहीं आ रही है, पढ़ा नहीं आ रहा, किताब पढ़ा नहीं, 5th क्लास में फिर उनको सामान्य मतलब आय की मात्रा तक नहीं आ रही है। तो मैंने शुरू किया, थोड़ा सा सख्त था उस मामले में, पढ़ाने वाले शुरू किया मैंने, उसमें थोड़ा सा मैंने बच्चों को पनिश भी किया अच्छे से। लेकिन मैंने देखा रिजल्ट कि मेरे मारने से मतलब बच्चों को बुखार भी हो दूसरा दिन, मतलब ऐसा मतलब कई दौर में गुजरा, लेकिन उसमें से कई बच्चे सिलेक्ट हुए मेरे मारने। उनको मतलब ऐसा रहा कि उनको आज के दिन में जैसे मान लीजिए वो किताब पढ़ना नहीं आता, गिनती पढ़ना नहीं आता, अगले 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वो किताब पढ़ना आ गया, उनको गिनती पढ़ा आ गया। तो उनको अब उन्होंने उस समय तो शायद उनको बुरा लगा था कि मैं बहुत डांटता था, मारता था, लेकिन बाद में उन्हीं से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए, कुछ आर्मी में गए, कुछ हवा सेक्टर में सिलेक्ट हो गए, कुछ बिजनेस में चले गए, कुछ तो सिलेक्ट हो गए। आज जब वो मिलते हैं तब वो बोलते हैं कि सर अगर आपने वो मुझे डांटा मारा नहीं होता, मुझे पनिशमेंट दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। ऐसे कैसे, अभी एक लड़का था, उसको कुछ जन्मतिथि का इशू था,
उसको बहुत समझाया मैंने कि जब कुछ ज्यादा हुई थी तो बहुत इशू कर रहा था वो, समझाया, लेकिन बाद में उसने कुछ दिन जिद किया, नाराजगी बात रही उसके बाद में आदमी सिलेक्ट हो गया उसी डेट ऑफ बर्थ की वजह से। शायद मैं उसने चेंज करा लिया जो करा था, तो आदमी को छड़ गया होता। अब मिलता है तो बड़ा रिस्पेक्ट है, सब आपने सही किया था, आपने सही बताया, चला दिया था। तो ऐसे केसेस में एक कई केसेस ऐसे हैं, मतलब कि जो बच्चों को मैंने सिखाया, और कुछ पेरेंट्स भी उसमें मतलब ऐसे रहे हैं कि मतलब बच्चों को आप डांटिए मारिए कुछ भी तरीके की सिखा दीजिए। देखिए कोई टीचर अगर बच्चों को डांटता मानता है ना, तो पहले उसे कुछ पेरेंट्स को छोड़ दिया जाए, ज्यादा उससे नाराज नहीं होते, बसंते उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो टीचर पढ़ाता भी उद्देश्य शिद्दत से है, मेहनत उद्देश्य शिद्दत करता है। जैसे आपने अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात करी, तो खान सर का बहुत फेमस टीचर हो गया, तो वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंक उनका चलना चाहिए। उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि मैं ऑन कैमरा स्टूडेंट को पढ़ देता हूँ। तो अच्छा टीचर क्यों कर देता हूँ? क्योंकि वो पढ़ाते हैं, मन लगा पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं तो सामने सीखे। और कोई टाइम पास नहीं पढ़ा रहा है, मैं ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी ओनली, तो ड्यूटी तरफ पढ़ाएगा तो बच्चा क्या करता है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, उसको मतलब नहीं। लेकिन कोई टीचर मन से पढ़ा रहा हो इसलिए पढ़ा रहा है, सामने वाला सीखे, सुधार करे, तो उसको डांटेगा भी, मारेगा भी, समझाएगा भी, क्योंकि वो वहाँ पे उसका माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी, गुरु भी, सब कुछ है ना। तो गुरु ही दिखता ऐसा है कि जो बताता है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु, क्यों कहा जाता है? ऐसे कहता है कि गुरु के पास ही वो पावर है कि वो किसी को राजा से रंग और रंग से राजा बना सकती है। तो सर आजकल धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विवादित हो रहा है, लोगों को लगने लगा है कि इंसानियत से ज्यादा धर्म बड़ा हो चुका है। तो सर इस पे आपके क्या थॉट्स हैं? एंड टीवी वगैरह में सबसे ज्यादा न्यूज चल रहा है कि इधर जातिवाद में भी लड़ाई हो गई। नहीं, बात तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन अब देखा जाए, देखिए वास्तव में ये होता है, जब भारत का जो संविधान भी लिखा गया है उसमें तो धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो भारत का नागरिक है वो किसी भी संप्रदाय को, किसी भी मान्यता को मान सकता है, उसे स्वतंत्रता के साथ इसे दूसरा होता है, उसके साथ में कोई इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जब कभी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है जो थोड़ा सा किसी एक सोच विशेष से प्रभावित हो जाती है, तो ऐसी व्यवस्थाएं आती हैं। अब इस समय जैसा चल रहा है माहौल भारत का, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा है। तो अब इसके रीजन में, लॉजिक में, या तो इसके प्रोटेक्शन में लोग कहते हैं कि भाई वो सोच ऐसी रही कि बहुत शोषण करती रही, ऐसा रहा, तो मतलब बहुत दिन शासन करते रहे, बहुत सी चीजें गलत है, सही है। तो ये मैं मानता हूँ कुछ चीजें गलत रही होंगी उनके समय में, उनके प्रभाव में रही होंगी। लेकिन जब आपको पूरा मौका मिला है, या कि कोई सरकार से प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उनको पूरा मौका मिला है, पूरा शासन तंत्र के साथ में, पूरी मशीनरी साथ में, पूरा गवर्नमेंट का जो भी सेक्टर है पूरा उसके साथ में है, तो इनको तो कम से कम ऐसा दृष्टांत देना चाहिए कि आप, मेरा राज्य जो है किसी का, आपको पूरा बराबरी का मौका। आप गलत कर रहे हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और गलत नहीं है तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। आप धर्म और जात से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस जिसकी उपेक्षा आज आप कर रहे हैं उसके मन में नफरत का बीज हो रहे हैं। तो आज वो उपेक्षित है, आज शोषित है, आज उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं आप, तो कल को कभी उसको मौका मिलेगा, कभी मौका पाएगा, कभी अवसर पाएगा तो बदला नहीं लेगा। आज आप उसके बदला ले रहे हैं, तो इससे समाज कहाँ स्थिर होगा? समाज में समानता कैसे आएगी? समाज में स्थिरता कैसे आएगी? समाज में भाईचारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? और किसी भी समाज का, किसी भी देश का डेवलपमेंट जब तक उनके लोगों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा, आपसी मित्रता नहीं बढ़ेगी तो संभव नहीं है। तो ऐसे में ये मतलब जो आजकल टीवी डिबेट पे ऐसा बहुत सारे चैनलों पे चलता रहता है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है इसको, कि हम हिंदू का मतलब परचम लहराएंगे, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, इसकी वजह से मेजॉरिटी हमको वोट मिल जाएगी। और कुछ लोग मुस्लिम को लेकर अपना प्रचार करते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी अच्छी खासियत हमको का वोट मिल जाएगा। एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। वास्तविकता तो ये है कि जो आम पब्लिक है ना, वो आम पब्लिक को उनके चंगुल फंसाती है। जो हमारे राजनेता है या तो धर्मगुरु टाइप के लोग हैं, वो उनको मिसगाइड करके अपना भ्रमित कर देते हैं कि वो जो अच्छा दोस्त था, मुस्लिम हो या हिंदू हो, साथ में उठता बैठता था, खाता पीता था साथ में, वो उसके घर जा रहा है, उससे सुख में शामिल हो रहा है, वही किसी के भड़कावे में, किसी राजनीतिक पर्सन भड़कावे में, या तो किसी धर्मगुरु के भड़कावे में आकर के वो उसको शत्रु मान लेता है। तो ये कहीं ना कहीं वो शिकार बन जाता है पॉलिटिक्स का। ये बहुत गलत चीज है। पॉलिटिक्स विकास के मुद्दे होनी चाहिए, डेवलपमेंट के मुद्दे होनी चाहिए, अच्छी चीजों के मुद्दे होनी चाहिए। लेकिन जब धर्म के नाम पर समझे कि ये देश के पतन के रास्ते बन रहे हैं, देश कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर सकता, कभी ग्रो नहीं सकता। आप तो सिंपल सी बात समझो पहले, ग्रो का मतलब क्या होता है इंडिया का। इसे आप समझो पहले कि जैसे हमारे यहाँ का जो आज का अच्छा आदमी है, जो मतलब इसको संपन्न कहते हैं हम लोग, वो संपन्न आदमी की कैटेगरी, मतलब उसका जो एजुकेशन लेवल, उसका सॉरी इकोनॉमिक लेवल उसका जो है, जो सोर्स ऑफ इनकम, उसका जो इनकम सोर्स है, वो विदेश में जो जिसको हम आज गरीबी मतलब गरीब तबका मानते हैं उससे कम है। यानी यहाँ के अच्छे आदमी की जो इनकम है वहाँ गरीब से गरीब आदमी की इनकम से कम है। तो आप ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ ना कि तो वहां पे मान लीजिए उसकी महीने की इनकम $1000 की है, अब आपके यहाँ की देखिए तो महीने की इनकम पता नहीं 500-700 रुपए की आ रही है किसी व्यक्ति की, तो आप कहाँ डेवलप कर पाओगे? आपका 10-5% लोगों को डेवलप कर लेना किसी देश का डेवलप नहीं होता है। आपका उल्टा होना चाहिए। आप 84 करोड़ लोगों को खाना बांट रहे हो, जो बांट रहे हो, अब बोलो देश में डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप होगा?
वो निकम्मापन बढ़ रहा है उसमें, वो काम करना छोड़ दिया। आप रियलिटी जमीन की जाइए कि आज लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, लोगों को लेबर आदि तो है लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि सब मिल ही जा रहा है, गेहूं चावल खाने को फ्री मिल जा रहा है। मनरेगा स्कीम चल रही है, मनरेगा स्कीम अच्छी है अपने आप पे, लेकिन जो उसके नाम पे घोटाले हो रहे हैं कि 10 आदमी काम करे, 50 आदमी की हाल दी जा रही है, घर में बैठा हुआ उसको आधे पैसे मिल जाते हैं, आधा वो प्रधान खा लेता है मिल करके, और उसको तेल मसाला का वहां से मिल जाता है, गेहूं चावल फ्री मिल रहा है, वो काम क्यों करेगा? और जिस देश में निकम्मापन बढ़ेगा वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। बस 5 लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं, बहुत मेहनती हो जाते हैं, तरक्की है। देश की तरक्की का मतलब होता है कि हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन देश के विकास में होना चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो हमारे देश वो हम नहीं कर सकते, वो जुमलेबाजी अलग बात है, कह लीजिए, लेकिन वास्तविकता में कभी डेवलप नहीं पाएगा। सर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी रह चुका है एंड लॉयर भी थे आप एंड अभी प्रबंधक हैं एक स्कूल के, तो सर आपके पास कोई एक स्टूडेंट का मतलब कोई किसी भी ऐसा कोई केस है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो? ऐसा कोई सबसे कई ऐसे छोटे-छोटे केसेस हुए हैं साथ। जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था उस समय मैं शिक्षा मित्र के रूप में काम कर रहा था। जब मैं जिस स्कूल में ज्वाइन किया विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय का, वहाँ पे बच्चों का मतलब कि लेवल बहुत गड़बड़ था, मतलब पढ़ाई का लेवल, बैठने का लेवल, कपड़े का, इवन क्लासरूम में बैठे तो स्मेल आती थी। उसमें स्कॉलरशिप मिलता था बच्चों को, स्कॉलरशिप मिलता था तो पेरेंट्स लेकर के उसमें अपने खर्चे कर लेते थे, जाके दारू पी लेते थे। तो ऐसी स्थितियां देखी मैंने। तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो देखा बच्चों को 5वीं कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है, उसको गिनती नहीं आ रही है, पढ़ा नहीं आ रहा, किताब पढ़ा नहीं, 5th क्लास में, इवन उनको सामान्य मतलब आय की मात्रा तक नहीं आ रही है। तो मैंने शुरू किया, थोड़ा सा सख्त था उसमें पढ़ाने वाले शुरू किया मैंने, उसमें थोड़ा सा मैंने बच्चों को पनिश भी किया अच्छे से। लेकिन मैंने देखा रिजल्ट कि मेरे मारने से मतलब बच्चों को बुखार भी बचा दी, मतलब ऐसा मतलब कई दौर में मिला। लेकिन उसमें से कई बच्चे सिलेक्ट हुए मेरे मारने, उनको मतलब ऐसा रहा कि उनको आज के दिन में जैसे मान लीजिए वो किताब पढ़ना नहीं आता, गिनती पढ़ना नहीं आता, अगले 5-7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर वो किताब पढ़ना आ गया, उनको गिनती पढ़ा आ गया। तो उनको अब उन्होंने उस समय तो शायद बुरा लगा था, मैं बहुत डांटता था, मारता था, लेकिन बाद में उन्हें कुछ बच्चे सिलेक्ट हो गए, कुछ आर्मी में गए, कुछ और सेक्टर में सिलेक्ट हो गए, कुछ बिजनेस में चले गए, तो सिलेक्ट हो गए। आज जब वो मिलते हैं तब वो बोलते हैं सर अगर आपने वो मुझे डाटा बना नहीं होता, मुझे पनिश नहीं दिया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। ऐसे कैसे, अभी एक लड़का था उसको कुछ जन्मतिथि का इशू था, उसको बहुत समझाया मैंने कि जन्मतिथि कुछ ज्यादा हो गई थी तो बहुत इशू कर रहा था, समझाया, लेकिन बाद में उसने कुछ दिन जिद किया, नाराजगी थोड़ा रही, बाद में आदमी सिलेक्ट हो गया उसी डेट ऑफ बर्थ की वजह से। शायद मैं उसने चेंज करा दिया था जो कहा था, तो आदमी को छड़ गया होता। तो अब मिलता है तो बड़ा रिस्पेक्ट, आपने सही किया था, आपने सही बताया था, चला दिया था। तो ऐसे केसेस में कई केसेस ऐसे हैं, मतलब कि जो बच्चों को मैंने सिखाया। और कुछ पेरेंट्स भी उसमें मतलब ऐसे रहे हैं कि मतलब बच्चों को आप डांटिए, मारिए, कुछ भी करिए, लेकिन सिखा दीजिए। देखिए कोई टीचर अगर बच्चों को डांटता मानता है ना, तो पेरेंट्स से कुछ पेरेंट्स को छोड़ दिया जाए तो आदमी ज्यादातर नाराज नहीं होते, बशर्ते उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो टीचर पढ़ाता भी उतनी शिद्दत से है, मेहनत उतनी शिद्दत करता है। जैसे आपने अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात करी, खान सर बहुत फेमस टीचर हो गए, पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंक में चलना चले। उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कहा हुआ है कि मैं ऑन कैमरा स्टूडेंट को पढ़ देता हूँ। तो अच्छा टीचर क्यों कर देता हूँ? क्योंकि वो पढ़ाते हैं, मन लगा पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊँ तो सामने वाला सीखे। और कोई टाइम पास नहीं पढ़ा रहा है कि मैं ड्यूटी मतलब ड्यूटी ओनली, तो ड्यूटी की तरफ पढ़ाएगा तो बच्चा क्या करता है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, उसको मतलब नहीं है। लेकिन कोई टीचर मन से पढ़ा रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है सामने वाला सीखे, सुधार करे, तो उसको डांटेगा भी, मारेगा भी, समझाएगा भी, क्योंकि वो वहाँ पे उसका माँ भी है, बाप भी है, टीचर भी, गुरु भी, सब कुछ है ना। तो गुरु ही दिखता ऐसा है कि जो बताता है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम, क्यों कहा जाता है? ऐसे कहता है कि गुरु के पास ही वो पावर है कि वो किसी को राजा से रंग और रंग से राजा बना सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबकी लाइफ में एक फेज आता है डिफिकल्टी का, और वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। तो सर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज, जैसा कि हम लोग को सिर्फ ये दिखता है कि सर ने एक स्कूल बनाया और वो स्कूल बहुत ही ग्रो कर गई, तो ऑन द ग्राउंड सर जानते हैं वो क्या रियलिटी है, तो सर आप इसके बारे में? अच्छा मतलब थोड़ा सा ये है कि ऐसे तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, कुछ पल आते हैं, कुछ क्षण आते हैं, बहुत दिक्कत होती है। मेरी लाइफ में भी नीचे भी आते हैं, कई बार ऐसा मेरे साथ में हुआ है, एक बार नहीं 2-4-6 बार हुआ है। जैसे अब थोड़ा सा अभी आपने छेड़ा, तो मैं बचपन से मेरा टेक्निकल माइंडसेट था, मैं टेक्निकल पसंद करता था, लेकिन मुझे पढ़ाई करने को बायोलॉजी भेजा गया, तो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। अब इंटरमीडिएट बायोलॉजी करने के बाद एक मेडिकल लाइन तैयार करने का था, मुझे उसमें तैयारी किया, मोदी सेक्टर में सूट किया, फिर मैं आर्ट्स में चला गया। मतलब आर्ट्स मतलब कि वो क्या कहते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में चला गया, तो उसमें भी करना पड़ा फिर मुझे। और लॉ सेक्टर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, उसके बारे में जानने के लिए तो मुझे एलर्जी करना पड़ा, मुझे बायोलॉजी से लॉ सेक्टर, हाँ बायोलॉजी से मैंने फिर मतलब कि ह्यूमैनिटीज में गया, ह्यूमैनिटीज के बाद फिर मैंने लॉ भी किया। और उसी बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन बने कि मुझे आईटी सेक्टर में भी जाने का मौका मिला, मैंने आईटी सेक्टर में पढ़ाई करी। तो ऐसे कई बार मेरे साथ में चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। और हर चेंजेस के समय, जैसे अब मैं सपोज करिए कि मेरा माइंडसेट है मुझे टेक्निकल लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, और अचानक ऐसी सिचुएशन बन जाती है घर की, फैमिली की, कि मुझे बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर लाइन पढ़ना पड़ता है। तो अब वहां पे मुझे एक बार पूरा अपना माइंड से चेंज करना पड़ा, पूरा सोचना पड़ा।
अब ऐसे ही जब मैंने लॉ ज्वाइन किया तब भी हुआ, मैं आईटी सेक्टर में गया तो उसके कभी दूर तो सोचा नहीं था। अब मजे की बात जानते हैं, जब मैं आईटी सेक्टर में क्लास करने गया था तो वहाँ पे करीब 40-50 स्टूडेंट्स का बैच था, उसमें सबसे कम कंप्यूटर का नॉलेज रखने वाला मैं था। एजुकेशन में सबसे ज्यादा था मैं उसमें DLLB या MA कर चुका था। वो जितने तक उसमें स्टूडेंट्स है तो ग्रेजुएशन के लेवल के थे या उसके या तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे थे तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लेवल में उससे आगे था, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज के मामले में मैं एकदम जीरो था उसमें। तो बहुत ज्यादा मुझे ग्लानि होती थी उसमें, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहें कि उसमें बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता था, कहाँ आके फंस गया, क्या करना चाहिए। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू। लेकिन मैंने एक चीज महसूस किया, बीच में मैंने उस समय के लिए शिक्षा में तो रहा, मैं उसमें भी मेरे साथ चेंजेस हुआ, तो उसमें मैं तमाम बहुत कसमाकस से दौड़ सकूंगा। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, ऐसे समय में उभरने का, जब ऐसा भी दौर गुजरा मेरे साथ में कि कहीं से कोई सहारा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है, अब बिल्कुल एकदम से निराश हो गया, तो बुक्स बहुत सहारा करती है, बुक्स बहुत हेल्प करती है, और वो भी अच्छी बुक्स होनी चाहिए। जैसे मैंने विवेकानंद को पढ़ा, विवेकानंद को उनके जीवन से पढ़ने में मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत एक्सपीरियंस मिला, उससे मैं फिर से चेंज कर पाया। ओशो है, ओशो की किताबें मैंने बहुत सी पढ़ी किताबें उसके बारे में, उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। तो कुल मिला के कह सकता हूँ मैं कि जब मैं डिप्रेशन में गया, जब मेरे साथ सिचुएशन आई, डिफिकल्टीज आई कि एकदम बिल्कुल जैसे लगता है रास्ता एकदम बंद हो गया, अंधेरा हो गया, मैं बुक्स पढ़ना शुरू किया। अब आज भी मुझे कभी कोई डिफिकल्टीज आती है, कभी कोई इशूज आते हैं, तो मैं कोई ना कोई बुक पढ़ता हूँ, और मजे की बात है कि बुक्स में मुझे इसके सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो मैं भी चाहूंगा कि कोई भी किसी को डिफिकल्टी आती तो अगर कोई अच्छा उसका दोस्त है, कोई अच्छा उसका मेंटर है, उससे वो गाइडेंस ले तो और अच्छी बात है। अगर नहीं है तो निराश न हो, बुक्स ऑलवेज इज द बेस्ट फ्रेंड। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए अगर वो बुक्स पढ़ता है कभी जिंदगी में निराश नहीं होता। तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन वो निराश होकर छोड़ेगा नहीं, गिव अप नहीं करेगा, हमेशा बाउंस बैक करेगा। तो वैसे मैंने भी किया। अब जैसा कि स्कूल बारे में सामान साथ सबको ऊपर सीट लगा के काम किया था, आज अच्छी खासी विद्यालय बन गया, चलता है अच्छे से। तो उसमें बहुत सारे फेजेज आए, घर वालों भी सपोर्ट करना बंद कर दिया मुझे, ऐसे समझ लिया करने कि मेरी वाइफ, मेरे भाई, फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरे अगेंस्ट थे। से मैंने सबसे मतलब अलग होकर के उनसे डिसीजन लिए, उस पर काम किया, सफल रहा। दिक्कतें हैं, गलतियां होता रहता है, गलतियां होंगी, पक्का है, जो कुछ करेगा उससे गलती होगी, लेकिन अच्छी बात है गलती से आप सीखिए और सीख करके फिर आगे बढ़िए। बस अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फेलियर हो जाते हैं, और जो करके आगे बढ़ जाते हैं तो बढ़ जाता है। फिर आपने अब्राहम लिंकन की कहानी सुनी होगी, तो सुनी तो मैं चाहूंगा दर्शकों को कि अब्राहम लिंकन की जीवन ही पढ़े। अब्राहम लिंकन बहुत बार चुनाव लड़े, बहुत बार सामान्य घर के, मतलब इधर से उनके जो पिता थे ना, मतलब सामान्य किसान टाइप के, मजदूर टाइप काम करते थे, मतलब तमाम छोटे मोटे काम करके उन्होंने जीवन यापन किया। उन्होंने भी बहुत छोटे स्तर से अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन वो मतलब अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बने, 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रेरणा है, मैंने उनकी पढ़ी है। आप कभी APJ अब्दुल कलाम को पढ़िए, उनके जीवन में से बहुत आपको मिल जाएंगे। कैसे उन्होंने जब अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में किताब लिखी है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छी चीजें, पॉलिटिकल केस कैसे उन्होंने हैंडल किया। अब आजकल आज तक के हिंदुस्तान की बेस्ट अगर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो मैं मानता हूँ कि अब्दुल कलाम थे। उनके जीवन के बारे में उससे एक एनर्जी मिल जाती है, जिससे आदमी कुछ नया करने का प्रिंसिपल बन जाता है। वही मेरे साथ में हुआ है। तो गाइस, इसी के साथ कैसी लगी हमारी वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले सर हमारे ऑडियंस एंड को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो समय है वो सोशल मीडिया का और विजुअल ऑडियो का समय है। आजकल मोस्टली जो स्टूडेंट्स है, आपने शुरुआत जो करी थी कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर शुरुआत करी थी, तो उसी से रिलेटेड बातें बताता हूँ कि ये ऑडियो वीडियो का जमाना है। बच्चे ज्यादातर जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, और रियलिटी ये है कि वहाँ पे इनकम्प्लीट नॉलेज, टेक्स्ट पढ़ना छोड़ दिया बच्चों ने। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं विद्यालय में चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लेकिन देखता हूँ कि आज के बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो मोबाइल में सर्च करते हैं, बुक में सर्च करते हैं, मोबाइल सर्च करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे कहीं ना कहीं आपकी बुनियाद कमजोर हो रही है। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने टेक्स्ट बुक को ज्यादा पढ़िए, मोबाइल का भी हेल्प लीजिए, उसमें अच्छे कंटेंट मिलते हैं, नहीं पता नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप हेल्प के लिए लीजिए। मेन कोर्स उसको मत बनाइए, मेन स्टडी का स्टडी का उसको मत बनाइए कि सोर्स बनाइए, हाँ टूल बनाइए, उसको आप बुक स्टडी करिए। टीचर जैसे टीचर होता है ना, टीचर से अब सब एक इंटरमीडिएट की बुक है कोई, अब इतनी मोटी सी बुक है उसमें तो आप टीचर का पहले से आखिर तक पढ़ा चाहेगा तो 3 साल लगेंगे, तो उसमें से वही चीज पढ़ाता है जो आपके इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जरूरी है। और वही बुक से जब आप मेडिकल तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग तैयारी करेंगे, तो उसमें से कुछ और चीजें बताएगा वो उसको पता है कि आपको इस समय किस चीज की जरूरत है। और अभी आप सिर्फ नोट्स पे डिपेंड हो जाते हैं, टीचर से बताएगा तो टीचर आपको पता है कि टीचर ने उसमें से 10% नंबर बताया, और आप 10% सीमित हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा नॉलेज है। तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए और नोट्स रिवाइज की जानी चाहिए एग्जाम से पहले, ये बताइए। और साथ में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यूथ को सबसे ज्यादा आज की जरूरत है मेंटल सपोर्ट। और मेंटल सपोर्ट 2 ही जगह से मिल सकता है, या तो पेरेंट्स से मिल सकता है, तो बुक से मिल सकता है। पेरेंट्स भी आजकल मिसगाइडेड हो रहे हैं,
पहले से कोई मेंटल सपोर्ट की बहुत उम्मीद नहीं कर सकते, अपवाद में छोड़ दिया जाए तो बुक्स अभी भी हैं जो इस काम को निभा सकती है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी इवन स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, वो किसी वर्किंग लाइफ में है, सोशल लाइफ में है, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। किताब बहुत सारी है जो मतलब कि गलत मिसगाइड भी कर सकती है। अच्छी किताबें, अच्छी राइटर किताबें, अच्छी लोगों की जीवनी पढ़ें, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, उससे उनको जीवन में बहुत कुछ सीखने को, करने को मिलेगा। तो मेरा आखिरी मैसेज बहुत महत्वपूर्ण मैसेज होगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं अपने कोर्स के साथ में सिलेबस की टेक्स्ट बुक भी पढ़ें, ऑनलाइन में हेल्प लेते हो अच्छी बात है, लेकिन टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, और साथ में कुछ अदर्स बुक्स भी, जीवनी भी जरूर पढ़ें, किसी अच्छे मतलब कि साइंटिस्ट के ले लें, पॉलिटिकल पर्सन के ले लें, मतलब जो उनके फेवरेट है उसके बारे में पढ़ाई करें, तो उससे उनको इंस्पिरेशन मिलेगा और निश्चित आगे तरक्की करेंगे। और मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि हमारे देश तरक्की करें, तरक्की करने के लिए स्वास्थ्य करना मिलेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। तो सर आपको कैसा लगा इस चैनल पे? अच्छी बात है, आप प्रयास कर रहे हो मतलब कि एक पॉडकास्ट बनाने का, अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप तरक्की करें, और दिन प्रतिदिन कुछ गलतियां होंगी, कमियां आएंगी, आप उसे सीखते रहे, इंप्रूव करते रहे, सीखते रहे, इंप्रूव करते रहे। ये लाइफ टाइम चलता रहता है लर्न करना, तो आप अगर सीखते रहेंगे तो एक दिन आपका चैनल हो सकता है आज भी कुछ व्यूअर आपके कम होंगे, लेकिन आने वाले समय में जरूर बढ़ेंगे। तो मेरा बेस्ट ऑफ लक, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही लगे रहो, दिन प्रतिदिन तरक्की करते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच सर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।